Namaskar, this is CVR English and it's time to roll the prime time bulletin with me, Anukriti Sharma. Rajni Patil, a Congress leader, has criticized the Indian government's handling of the Indian wrestler Vinesh Phogat's disqualification from the women's wrestling 50 kg category at the Paris Olympics this year. Patil expressed concerns about the management of the situation and questioned the role of the Indian Olympic Management Committee. Union Sports Minister Mansukh Mandaviya has responded by defending the decisions taken regarding this disqualification, emphasizing adherence to international sporting regulations and the importance of maintaining fair competition standards. Here's a report. हरियाणा की बेटी क्योंकि अभी तस्वीरें जो सामने आई है, हमारे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के चेयरपर्सन पीटी उषा जी ने भी उनसे मुलाकात करी है और वो कह रहे हैं कि भारत इस मामले को आगे उठा रहा है, भेज रहा है। कैसे देखते हैं? बिल्कुल उठाना चाहिए। इसका कारण ये है कि कुछ 100 ग्राम के लिए अगर विनेश फोगाट जैसी महिला को, जो हमारी बहुत अच्छी खिलाड़ी और स्वर्ण पदक प्राप्त कर सकती थी, उसको अगर बार किया जाता है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो इसके लिए जो भी शासन भी ओलंपिक एसोसिएशन जो कर सके उन्हें करना चाहिए, इश्यू उठाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। विपक्ष प्रधानमंत्री को भी लेकर सवाल उठा रहा है कि वो क्यों चुप है, क्यों उस चीज को आगे करते हैं। देखिए, मुझे ये लगता है कि सिर्फ ये जो बोलते हैं लिप सिंपैथी जो है, वो लिप सिंपैथी नहीं होनी चाहिए। जब वो अपने मांगों के लिए रास्ते पे आई थी महिला कुश्ती पहलवान, तो उनको घसीट के लेके गए और अभी आप बोल रहे हैं कि हम आपको आपके प्रति गौरवान्वित है, तो ये गलत है। ये सिर्फ लिप सिंपैथी है, ऐसा मुझे लगता है। तो प्रधानमंत्री जी ने भी देश प्रथम ये करके उनको मदद करनी चाहिए। Jay Bhadat, a wrestling coach from Jammu, expressed his disappointment over Phogat's disqualification, emphasizing the need for a detailed review of the situation. He highlighted the rigorous training and preparation Phogat had undergone and suggested that the disqualification could have been handled with more consideration for her efforts and achievements. Shirishit wrestler expressed solidarity with Vinesh Phogat, pointing out the challenges that athletes face and the importance of support from the sports management. She stressed the need for support and understanding for athletes dealing with such stressful issues and hoped for a resolution that acknowledges Phogat's contributions to the sport. विनेश फोगाट के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो गोल्ड की सबसे बड़ी दावेदार है। जी। लेकिन जब ये हुआ घटनाक्रम, कोच आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये हमारी बल्कि पूरे देश की प्रतिक्रिया है, इसमें व्यक्तिगत तो हो नहीं सकती, क्योंकि पूरे देश को उम्मीद थी कि हमारी बेटी मतलब ओलंपिक में एक इतिहास रचने जा रही है, गोल्ड या सिल्वर लेके आएगी और हमारा पदक तालिका में ऊपर नाम आ जाएगा। तो एकदम से वो सारा सपना धराशायी हो गया। वो बड़े दुख की बात है ये। तो एज कोच कितनी मेहनत लगती है बच्चे को यहाँ तक पहुँचाने में, और जब लास्ट में एक 100 ग्राम भारी पड़ जाए सारी मेहनत पे, दुख होता है? कोई भी एक खिलाड़ी जब किसी भी खेल में वो एंटर करता है तो उसकी एक इच्छा होती है कि मैं जो विश्व का सबसे बड़ा जो खेल महाकुंभ है उसमें मैं पार्टिसिपेट करूं, अपने देश का प्रतिनिधित्व करूं और देश के लिए कोई मेडल लाऊं। लेकिन कुछ ऐसे हमारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं जो उन पर भारी पड़ जाते हैं और सारी जो उम्र का उनका अंत तक प्रयास होता है वो टूट जाता है, उनके सपने टूट जाते हैं, वो खेल से बाहर हो जाते हैं। तो आपको लगता है गलत हुआ है या हाँ, कहीं ना कहीं है कि जो साथ में जो उनका स्टाफ गया था, डाइटिशियन, न्यूट्रिशन, उनको उनका पूरा डाइट का ख्याल रखना चाहिए था ताकि उनका वेट पूरा वो मॉनिटर करते। हालांकि ये पता था कि 2 बार वेइंग होती है तो उनको हर बार वहाँ पे उनका वेट को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए थी। हरवीर सिंह नाम है। आप कुश्ती लड़ते हैं, आपने भी सपना देखा होगा कि आप जिस खेल को आज खेलते हैं तो उसमें गोल्ड आने वाला है, लेकिन जब ये घटनाक्रम हुआ कैसे, कितना दिल टूटा आप जैसे? देखो, सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात है, ओलंपिक बहुत बड़ा सपना है। किसी खिलाड़ी कोई भी गेम शुरू करता है उसका लक्ष्य ओलंपिक होता है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी आयोजित जो संस्था है, जहाँ इतने बड़े आयोजन किए जाते हैं, तो कौन नहीं उम्मीद करना चाहता है।
एक ही सपना होता है, लंबे वर्षों बाद भारत ओलंपिक में लगातार पदक निकाल रहा है, लेकिन इस बार स्वर्ण पदक आने वाला था और जैसे ये घटना सुनी काफी आहत हुए। ये मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि क्या मैं उम्मीद कर रहा था और क्या हो गया, क्योंकि पूरा देश ये उम्मीद था कि भारत इतिहास रचने वाला है और कुश्ती में पहला स्वर्ण आने वाला है, क्योंकि कल से जश्न मना रहे थे। और जब आज ये न्यूज़ सुनी तो शायद बहुत आहत हुआ है। मैं नहीं, जितने भी खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, बहुत आहत हुए हैं। The condition of poters, apples and saffron of Jammu and Kashmir in Rajya Sabha. He said that the internships being given to the youth are like a drop in a big ocean. Modern technology in the country has worsened the condition of poters. He also took a deep dig at the government in a poetic manner. Take a look. सर, आप मुझे पता है 5 मिनट है, थोड़ा अप्रोप्रिएशन आपसे 1 मिनट का कर लूंगा। अप्रोप्रिएशन बिल, एक कुली नाम की फिल्म देखी होगी आपने भी, क्योंकि हमारी आपकी उम्र में कोई खास फर्क है नहीं, हम सब उस फिल्म को कई बार देखे। वो जो कुली की संकल्पना थी, आज उनकी हालत क्या है सर? कोई भी परमानेंट नहीं है सर, न वो परमानेंट वहां है, न ये लोग परमानेंट यहाँ है। ये बदलाव होता है। इजहार मोहब्बत से पहले बदनाम नजर हो जाती है। मैं दिल में इरादा करता हूँ, दुनिया को खबर हो जाती है। आज आपको 5 मिनट है 3 के बजाय। सर, आप मुझे पता है 5 मिनट है, थोड़ा अप्रोप्रिएशन आपसे 1 मिनट का कर लूंगा। अप्रोप्रिएशन बिल पे माननीय वाइस चेयरमैन साहब, अब क्या कहूं, आदत से भी लाचार हूं। वित्त मंत्री साहिबा है नहीं, शायद MOS वित्त मंत्री होंगे। मैंने पहले भी बजट वाले अपने इंटरवेंशन में कहा था कि बजट बनाने वालों को आर्टिकल 39 सब क्लॉज C के बगैर बजट नहीं बनाना चाहिए। अब ये आंकड़ा हमारे देश में कमोबेश सभी के पास है कि 10% लोग 78% तकरीबन संपत्ति पर उनका अधिकार है। क्या हमारे देश में प्रियम्बल के मद्देनजर यह व्यवस्था नहीं हो सकती कि 1% सुपर रिच को टैक्स करने का प्रावधान करें, ताकि हमारी बाकी नीतियां सुचारू रूप से चल पाए? हमारी प्राथमिकताओं में जो समूह है उसके लिए हम काम कर पाए। मेरी दूसरी गुजारिश आपके माध्यम से होगी कि पूरे देश में एक ललक है, एक आग्रह है जातिगत जनगणना के लिए, जिसके माध्यम से हमें यह पता चलेगा कि कौन कहां खड़ा है या कौन कहां बैठा हुआ है। फिर हमारा बजट प्रभावी होगा, क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा है अपने पड़ोस के एक देश में लोग बाकी कारकों के अलावा जो लोग आर्थिक प्रगति में अपना चेहरा नहीं ढूंढ पाए, वो सड़कों पर उतर आए और सत्ता बदल के रख दी। मैं समझता हूं हम लोगों को प्रिवेंटिव स्टेप्स लेना चाहिए। कृषि और कृषि कल्याण के संदर्भ में मैंने बजट में जो बातें कही उसके Wrestling Federation of India or WFI President Sanjay Singh on the Indian professional wrestler Vinesh Phogat being disqualified. He mentioned his thoughts and I'm quoting him here. It is extremely unfortunate for our country that even after wrestling so well and qualifying for the finals, she was disqualified for being 100 grams overweight. The government of India has provided a nutritionist and a physiotherapist to Vinesh Phogat, her coach. All of them are with her during the games at the Games Village. Her weight was stable for 2 days straight, but it increased overnight. The reason for this can only be explained by her nutritionist and her coach. The WFI is looking into the legal processes and PT Usha has reached the Games Village. We will decide and discuss how to protest against the IOC and the UWW. तो यह तो बहुत ही दुखद है और दुर्भाग्य कहेंगे हमारे देश के लिए कि जो ये वजन की वजह से ये गड़बड़ा गया। PT उषा मैडम अभी विलेज में पहुंच गई हैं। हम लोग आपस में बात करके कि IOC को कैसे क्या किया जाए, UWW को क्या प्रोटेस्ट किया जाए, इस पे हम लोग का लीगली विचार चल रहा है। उसको करके हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। उसको वक्त तो कम है थोड़ा, लेकिन उसके लिए हम लोग करेंगे, करना भी है। बिना किए तो मानेंगे नहीं, उसको करना जरूरी है। रात में उन्होंने मेहनत किया वजन कम करने के लिए, तो उसके लिए थोड़ा हल्का फुल्का डिहाइड्रेशन का वो हुआ, वही वो एकदम फिट है और आराम कर रही हैं वो।
ये हमारे हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है। कितनी बढ़िया कुश्ती लड़के वो फाइनल में पहुंची और उसके बाद उनका वजन मात्र 100 ग्राम वजन उनका ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। सर ये होता कैसे है? मतलब पहले वजन चेक होता है, कंपटीशन से एक दिन पहले वजन चेक होता है, हम सबको पता है। फिर उसके बाद आप कंपटीशन में खेलते हैं, तो फिर उसके बाद उनका ओवरवेट ये कैसे निकला? अब उनका ओवरवेट विनेश का अपना, उन्होंने अपना कोच, अपना फिजियो, अपना न्यूट्रिनिस्ट, अपना सब कुछ उनको भारत सरकार ने मुहैया कराया और वो सारे लोग उनके साथ विलेज में हैं। वेट 2 दिन वो लड़ी हैं, उसके पहले उनका कांस्टेंट था। रात में क्यों वजन बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, ये जवाब उनके न्यूट्रिनिस्ट ही दे पाएंगे। एक्चुअल उनके न्यूट्रिनिस्ट और उनके कोच दे पाएंगे इसका सही जवाब। सर WFI कोई प्रोटेस्ट करेगा उस पे, कोई डालेगा, कुछ अपनी अर्जी डालेगा, कुछ करने चाहेगा? क्योंकि आज वो फाइनल खेलने वाली थी, गोल्ड भी ले आती है, सिल्वर तो पक्का ही था। बिल्कुल, तो WFI अभी अपना लीगल वो देख रहा है और PT उषा मैडम अभी विलेज में पहुंच गई हैं। हम लोग आपस में बात करके कि IOC को कैसे क्या किया जाए, UWW को क्या प्रोटेस्ट किया जाए, इस पे हम लोग का लीगली विचार चल रहा है। उसको करके हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे उसको। Meanwhile, Anurag Thakur is enraged at Congress leaders' comparison of Bangladesh with India. He said that these congressmen always want to spread confusion and anarchy among the citizens of India. While on one hand, India is seen as a bright spot, on the other hand, these opposition parties always keep scaring the citizens so that an atmosphere of peace cannot be established in the country. This shows the level of their negative mentality. हार देखने के बाद कांग्रेस की मानसिक स्थिति ऐसी है कि वो देश को अराजकता में झोंकना चाहती है। भय और भ्रम फैलाने का काम इनका पुराना है और देश को पीछे धकेलने के लिए कांग्रेस कुछ भी करने के लिए तैयार है। जहां एक और पूरी दुनिया में भारत को ब्राइट स्पॉट के रूप में देखा जाता है, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत है, वहीं पर इस तरह के बेतुके बयान कांग्रेस के नेताओं के द्वारा आना दिखाता है कि कांग्रेस की मानसिक स्थिति क्या है। वो देश का नुकसान कैसे करना चाहते हैं, देश के लोगों में भय कैसे पैदा करना चाहते हैं और ये भय भ्रम अफवाहें फैलाने का काम कांग्रेस बंद करे। ये वही लोग हैं जो बाटला हाउस कांड के बाद शहीद इंस्पेक्टर ML शर्मा के पास तो गए नहीं थे, लेकिन उनके घर तो नहीं गए, लेकिन जो आतंकवादी मरे उनके घरों पे अफसोस जताने कांग्रेस के लोग गए थे, श्रीमती सोनिया गांधी जी और ये नेता जो कांग्रेस के जो आज बयान दे रहे हैं। मेरा सीधा सवाल कांग्रेस से ये है कि क्या वो सलमान खुर्शीद जी के इस बयान से सहमत हैं? क्या ये कांग्रेस का एक प्रयास देश में अराजकता? Speaking of the Olympics, the whole country was hopeful about Vinesh Phogat's win this time. They thought that this time India's gold medal is absolutely certain, but the way Vignesh was disqualified in the final for being just 100 grams overweight, Mahua Maji said she expressed her thoughts that we smell a conspiracy of the government in this because Vignesh had already protested against the government many times. The opposition people are also raising this issue strongly. Take a look. इस तरह से लड़कर वो वहां पहुंची है, आज पूरा देश उसे देख रहा है, वो एक तरह से रोल मॉडल है। और इतने राउंड में आगे बढ़ने के बाद अचानक से फाइनल राउंड में जाके 100 ग्राम उसका वजन बढ़ जाता है, ये विश्वास करने योग्य बात नहीं है। उसकी टीम क्या कर रही थी, मैनेजर क्या कर रहे थे, उसके पीछे जो सरकारी सहयोगी रहते हैं वो क्या कर रहे थे। कहीं ना कहीं विपक्ष को इसमें कोई साजिश की बू आती है, इसकी जांच होनी चाहिए। और क्योंकि उसके जीतने पर सरकार पर भी कहीं ना कहीं लोग सवाल उठा रहे थे, क्योंकि सरकार जिस तरह से उसका साथ सरकार ने नहीं दिया था शुरुआती दिनों से, जो आंदोलन उसने किया और सरकार की जो किरकिरी हुई, उससे सरकार उससे खुश नहीं थी। और उनका ये अचीवमेंट हो सकता है कि सरकार को शायद मैं इसलिए कह रही हूँ कि विपक्ष का बहुत बड़ा सवाल है और विपक्ष चाहती है कि सरकार इस पर बात करे और इसके कारणों को ढूंढे कि ऐसा क्या हो गया कि इतने राउंड में सब कुछ ठीक रहते हुए फाइनल राउंड में आकर वो क्वालिफाई नहीं कर पाई। क्या इसी के लिए आप लोगों ने बाइकआउट किया? इसीलिए पूरे विपक्ष ने। On the Indian wrestler Phogat being disqualified from women's wrestling 50 kg in Paris Olympics this year,
Congress leader Imran Pratap Gargi said that it would have been better if the Prime Minister had spoken to the Sports Minister or the officials of the Olympic Association instead of sending a condolence message. The Prime Minister's quick tweet, a rather convenient tweet, has confirmed that Fogart has not accepted defeat, but the Prime Minister has definitely accepted defeat. Take a look. मामले में आज प्रधानमंत्री जी ने जो सांत्वना का ट्वीट किया है, देश उनसे सांत्वना के ट्वीट की उम्मीद नहीं बल्कि विनेश फोगाट जी की जीत की बधाई के ट्वीट की उम्मीद करता था। लेकिन आज जितनी जल्दी उन्होंने ट्वीट किया, मुझे लगता है अगर उतना त्वरित गति से उन्होंने खेल मंत्री को और ओलंपिक संघ के बाकी पदाधिकारियों को अगर बुला करके विनेश फोगाट के लिए लड़ने के लिए कहा होता तो मुझे लगता है परिणाम कुछ और होता। विनेश फोगाट के साथ पूरा देश खड़ा है। हम सब उनकी तस्वीर देख करके हम सब का हृदय बहुत दुखी है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को जितनी मजबूती के साथ अपनी बिटिया के साथ खड़ा होना था, सरकार उतनी मजबूती के साथ नहीं खड़ी है। प्रधानमंत्री जी का सांत्वना का ट्वीट इस बात का परिचायक है कि सरकार ने बिना किसी लड़े हुए हार मान ली। बिटिया तो नहीं हारी, विनेश फोगाट तो नहीं हारी, लेकिन प्रधानमंत्री का सांत्वना का ट्वीट बताता है कि उन्होंने हार मान ली। क्यों हारे? Shifting focus to the US presidential elections, Kamala Harris has finally picked Minnesota Governor Tim Walz as her running mate. Now they will appear together in their first joint rally in Philadelphia. 60-year-old Walz has been a school teacher and a football coach, and in an old television interview, Walz had commented on the Republican Party presidential nominee Donald Trump and his running mate J.D. Vance. He said, and I'm quoting here, "These guys are just weird." Now his comment is going viral all across social media. Interestingly, the Harris presidential campaign has also incorporated the term weird. Take a look at this report. It is good to be back in Pennsylvania. So now let's turn our attention to the UK, where the riots show no sign of dying down. They began in the seaside town of Southport last week after the brutal stabbing there left 3 young children dead. The children were murdered by a British national, a 17-year-old of the Vorondon heritage, and was born in Wales. But these attacks sparked the nationwide anti-Muslim riots. The police say that the attacker had no known links to Islam, but the British rioters cannot believe that. They have chosen to believe the rumors that they heard online about the attacker being a Muslim migrant, and that is why the riots began. The rioters have been targeting mosques and hotels being used to house the asylum seekers. Both these groups are now terrified. They're afraid of being attacked. The British police force has been trying to stop the rioters, but they don't seem to have the numbers, and now they're also dealing with the counter-protesters.
Yesterday, there was a dramatic scene at Plymouth. It's a city in southwest England. The two groups faced off against each other. There were the anti-Muslim and the anti-immigrant rioters on one side and the counter-protesters on the other. They could be heard chanting slogans of unity. It's a valiant effort, I must say, but it hasn't stopped the violence in Britain. While this was going on in Plymouth, here's what was happening in Belfast, in Northern Ireland. Rioters set buildings and various objects on fire using petrol bombs. They were also throwing these bombs and other objects at the police. It's a massive failure of law and order. Britain's Prime Minister Keir Starmer is scrambling to come up with a solution. Starmer plans to set up a standing army of specialist officers. British courts will, for all 24 hours run now, they will work around the clock to sentence the rioters. About 400 people have been arrested so far and they could face up to 10 years in prison. Jail capacity in the UK has now been increased to make room for all the rioters and for the people instigating the riots online. One man has already been charged with hateful Facebook posts, and that is what Starmer meant when he said that criminal law applies to both online as well as offline crimes. The British Prime Minister is trying to put an end to the violence. He's clearly struggling though, and amid all this, he's found himself in a war of words with none other than Elon Musk, the billionaire owner of social media platform X, formerly known as Twitter. It started with this. Musk replied to a post about the riots saying, "Civil war is inevitable." That's what he said. Obviously, Keir Starmer did not take kindly to this. The British government called Musk, and I'm quoting here, deeply responsible and deplorable. But that has not stopped Musk. He has called the British police response one-sided. He has criticized the British Prime Minister's action plan and he opposes Starmer's crackdown on the hate speech online. Basically, Elon Musk has become a thorn in Keir Starmer's side. Of course, none of this helps the situation, which remains tense. And that is why several countries have issued advisories to their citizens. Australia happens to be one of them. It says there's a threat of terrorism in the UK. Malaysia is another. It has warned its citizens to stay away from the protests and remain vigilant. Nigeria too has issued a warning. It has asked people from the Nigerian community to avoid large gatherings. And rounding off the list of concerned former colonies is India. The advisory read as following, and I'm quoting, "Indians visiting the UK have been asked to exercise due caution." These warnings and advisories are definitely the need of the hour because the British rioters are clearly targeting people on the basis of race and religion. What's to stop them from attacking tourists next? Britain's racist genius is truly out of the bottle and it is spreading fires and hatred in all the corners of the country. Even if Keir Starmer manages to quell the violence, how will he tackle the ingrained racism in British society? Take a look. That's what it is, and violence just is never the answer for these kinds of things. I saw two little children right on that top there. They must have been, I'd say, 4 or 5 years old, little boy and little girl. And we were all trying to wave at them and send heart signs, you know, because what else could they do? So far, the government has rejected suggestions to recall Parliament and to deploy the army. This happened in the new Defence Secretary's constituency. This is devastating. This was an area that was seized with shock and fear throughout yesterday. It's the police's responsibility to respond first, and currently they've got the means to do it. The warning to rioters is that they will pay a price. If you were there, we will find you, and you will be held accountable for your part in yesterday's violence. To our local communities, yesterday was a dark day, and we know this was felt across our county. When riots spread from the capital in 2011, 3,000 people were arrested and more than a third went to jail, many with long sentences. The criminal justice system and the prisons are more stretched now. It will be harder to do. But the man who was chief prosecutor then
is now Prime Minister. We'll ramp up criminal justice. There have already been hundreds of arrests. Some have appeared in court this morning. I've asked for early consideration of the earliest naming and identification of those involved in the process, who will feel the full force of the law. This is the new government's first big domestic test, their first Cobra meeting, which ended with the Met's chief technically grabbing a Sky News microphone. These are tense times. Here in Huddersfield, just a few social media posts from apparent far-right activists caused police to release a public warning and increase their presence at the train station. From Prada to Gucci, global luxury brands are tailing a new trend. For our last story tonight, we are talking about pet fashion. Now Dolce & Gabbana has joined the club with a new offering that the world did not know it needed. A perfume for dogs. It costs more than $100 and it comes in a sleek bottle with a gold-plated paw. But animalists are concerned. They say that perfumes may harm the dogs and this raises bigger questions. Today, pets are more popular than ever before and pet owners are sparing no expense to treat their animals. With luxury collars and dog flights, the global pet industry stands at $320 billion. But how much is too much? Are we pampering our pets too much? Do they even like it? And is it healthy? Here's a report. Italian fashion house Dolce & Gabbana has a new offering for you. For all those who love rolling in the lap of luxury, a new alcohol-free scented mist with a price tag to match. It costs exactly $109, but this perfume is not for humans. It's made for hedonist hounds and it's a product we didn't know we needed. This perfume comes in a sleek green glass bottle with a 24-karat gold-plated paw. It promises to leave the pet smelling with warm notes of ylang-ylang musk and sandalwood. And with each purchase, D&G will throw in a dog collar as well. That's great news for the humans splurging over $100 on a dog perfume, a free dog collar. But this isn't the only absurd thing here. Believe it or not, the D&G perfume is no tailblazer here, pardon the pun. There is a big market for dog perfumes from L'Oreal to Clarins. Even the former Queen of England launched a dog cologne. But experts warn against such dog products. Dogs rely on their sense of smell to interact with their environment. So perfumes could hamper this ability. And the smell could even be unpleasant for the dogs because what smells good to humans doesn't necessarily smell good to the dogs. This raises bigger concerns. Today, pets are more popular than ever before. About 66% of American households have a pet, up from 56% in 1988. That's about 87 million homes. And research shows that we are increasingly treating our pets as family members. We are more likely to buy them food and clothes that are similar to products which we would buy for ourselves. If you just look at pet clothes, the market will be worth a whopping $7 billion by 2030. From Gucci and Celine to Prada and Hugo Boss, numerous luxury fashion houses have launched ranges for pets. There are luxury Prada dog coats, Gucci pet carriers, and even luxury dog poop bags. Be it a good or a bad dog, pet owners are sparing no expense to treat their animals. But this may not be good for pets. Over-pampering can hamper a pet's health. It can change their relationship with their surroundings and put their mental health at risk. Experts say this is what is known as the modern pet paradox. Pet owners don't want their animals to act like animals, but the problem is dogs and cats are not humans. They need to be able to express their own nature. Take a look at this report. Pay for that, but hey, it comes with a collar from Dolce & Gabbana. That's okay. Oh yeah, that makes it okay. Yeah, if your dog prefers eau de toilette instead of just the toilette water, we hear dogs really dig the smell of this after a rough day. All those were from Mark, by the way. Wow. How about some doggy perfume? Why not?
It's going to cost you though. It's not cheap. No, this is a Dolce & Gabbana perfume named after the founder of the company's pet. This, they think, is the first time that a big luxury brand has branched out into pet perfume, the company offering to make every walk a fragrant, fashionable affair. Oh my. It's called Fifi. Fifi, F-E-F-E, Fifi. It's alcohol-free, safety tested, approved by the vets. It's €99. It's described as an olfactory masterpiece. Just in case you're curious about the bottle you see here, that's a 24-karat gold-plated paw print for a bottle that you're going to throw away. And that's a wrap for this Primetime Bulletin's agenda. This is Anukriti Sharma signing off. Keep watching CVR English.